नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। यदि आप एसएससी, आरआरबी, रेलवे एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी या यूपीएससी जैसी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ख़ास तौर पर जो लोग जीआईसी लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये भारत के संवैधानिक विकास का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहले पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर किनारे में आपको आई बटन दिखेगा, वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दिए ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए है कनाडा, बी है यूनाइटेड किंगडम, सी है आयरलैंड और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। आप प्रश्न को पढ़ें और उसका आंसर खुद से देने का प्रयास करें। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा। भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा देश से ली गई है। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं कि कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। भारत में अवशिष्ट शक्तियों को अनुच्छेद 248 में समायोजित किया गया है, जिसके अनुसार कहा गया है कि अवशिष्ट शक्तियों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि कनाडा से लिए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि संघात्मक व्यवस्था कनाडा देश से ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। ऑप्शन ए है कनाडा, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है आयरलैंड। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स के समान हैं। इन अधिकारों को प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। ऑप्शन ए है पश्चिमी बंगाल से, बी है बम्बई प्रेसिडेंसी से, सी है तत्कालीन मध्य भारत से या डी है पंजाब से। प्रश्न को आप पढ़ें, उसका आंसर देने का प्रयास करें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बम्बई प्रेसिडेंसी। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में B.R. अम्बेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के बाद यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, जिसके कारण B.R. अम्बेडकर को बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित किया गया था। अर्थात B.R. अम्बेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। चौथा प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1886 1951, ऑप्शन बी है 1891 1956,
ऑप्शन सी है 1877 1961, ऑप्शन डी है 1889 1961। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1891 और 1956, यानी अंबेडकर जी का जन्म 1891 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1956 में हुई थी। आइए थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले B.R. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू में हुआ था, महू जो कि मध्य प्रदेश में है, और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इनका जन्म 1891 और इनका मृत्यु 1956 में हुआ था। पाँचवें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा किया गया था। इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार किया गया तथा इसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करके उन्हें विधायी कार्यों में भागीदारी प्रदान की गई। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय में विधिवेत्ता के रूप में एक 5वें सदस्य को शामिल किया गया। इसके द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठे प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई। आइए इसको यहाँ से समझते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया। इसके तहत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। तो अगर विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति की बात की जाए तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई। ऑप्शन ए विनिमय अधिनियम 1773, विनिमय अधिनियम को ही हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर अधिनियम 1833। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत हुई। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनैतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। राजनैतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यों के नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत हुई। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस अधिनियम के द्वारा दी गई। ऑप्शन ए विनिमय अधिनियम 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी चार्टर अधिनियम 1813 या ऑप्शन डी चार्टर अधिनियम 1833। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्टर अधिनियम 1813। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा दी गई। आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं कि चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। 9वां प्रश्न कह रहा है कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई? ऑप्शन ए, विनिमय अधिनियम 1773। ऑप्शन बी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन सी, चार्टर अधिनियम 1813 या ऑप्शन डी, चार्टर अधिनियम 1833। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चार्टर अधिनियम 1833। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा की गई। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस अधिनियम द्वारा विधि बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। आई होप आप समझ गए होंगे। 10वां प्रश्न कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई एवं महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि द्विसदनीय विधायिका किस अधिनियम के द्वारा बनाई गई, तो आपका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। और इसी अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार दिया गया। 11वां प्रश्न कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 या ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नाम के 2 नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। तो बर्मा को भारत से अलग करना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? ऑप्शन ए, संघीय विधान पालिका को। ऑप्शन बी, प्रांतीय विधान मंडल को। ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को या ऑप्शन डी, प्रांतीय गवर्नरों को। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में, पहला संघ सूची, दूसरा प्रांतीय सूची और तीसरा समवर्ती सूची में किया गया था। अवशिष्ट शक्तियों सहित विदेशी, प्रतिरक्षा तथा आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को दिए गए थे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी और ये किस अधिनियम के द्वारा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 13वां प्रश्न कह रहा है कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी,
अगस्त प्रस्ताव 1940, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 या ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। 14वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 या ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई है। आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। और निवेदन फिर से कि यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर डालिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप ऑल पर क्लिक नहीं करेंगे तो मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।